ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है। सब जगह से यही रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब अगर हमने ठीक तरह से प्रिपरेशन किया होता, अगर हमने तैयारी की होती, तो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच में हमारे पास कई महीने थे कि हम इसके लिए हम तैयारी कर सकते थे। कैसे? हमारा देश जो है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। India's production capacity for oxygen is one of the largest in the world. फिर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करने के माध्यम, उसको ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा नहीं बनाई गई है। आपके पास 8-9 महीने थे, आपको मालूम था, आपके अपने सीरो सर्वेज कह रहे थे कि एक सेकंड वेव आने वाली है, आपने उसको इग्नोर किया। आपके पास समय था, आप ये सुविधा बनवा सकते थे, वॉर फुटिंग पर करा सकते थे। आज स्थिति ये है कि हिंदुस्तान में मात्र 2000 ऐसी ट्रकें हैं जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी ये है कि देश में ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पा रहा है। आप रेमडेसिविर को देखिए, रेमडेसिविर आज एक जना मांग रहा है, ढूंढ रहा है कि कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी। 1.1 million remdesivir injections were exported. 1.1 मिलियन रेमडेसिविर के इंजेक्शन का निर्यात हुआ है हिंदुस्तान से पिछले 6 महीनों में, और आज हमारे पास कमी है। आप वैक्सीन्स को लीजिए, सरकार ने 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट की हैं पिछले 6 महीने में। ज्यादा पिछले 6 महीने में नहीं, जनवरी से लेके मार्च तक 6 करोड़ एक्सपोर्ट हुई हैं हमारे हिंदुस्तान से वैक्सीन। और उसी समय में 3 से 4 करोड़ हिंदुस्तानियों को वैक्सीन दी आपने। तो आपने हिंदुस्तानियों को पहले क्यों नहीं रखा? आपने उनको प्राथमिकता क्यों नहीं दी? अपने पीआर में आप पड़े रहे। और हमें हर रोज टीवी पे दिख रहा था कि मॉरिशस जा रही है, नेपाल जा रही है वैक्सीन। आपने 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट की और हिंदुस्तानी लोगों को आपने 3 से 4 करोड़ तक उसी समय में आपने सिर्फ उतना वैक्सीन दिया। आज वैक्सीन की कमी है। तो वैक्सीन की कमी किस लिए हो रही है? बैड प्लानिंग। रेमडेसिविर की कमी किस लिए है? बैड प्लानिंग या नो प्लानिंग। ऑक्सीजन की कमी किस लिए? कोई स्ट्रैटेजी नहीं। बेड्स, आपको मालूम था कि ये दोबारा वेव आएगा, तो आप टेम्पररी बेड्स क्यों नहीं बनवाए? आपने अस्पतालों में सुविधा क्यों नहीं बढ़ाई? आपने फोकस क्यों नहीं किया इन चीजों पे? तो ये तो एकदम सरकार का ही फेलियर है। एक सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार देश में एक नकारात्मकता का नैरेटिव तैयार करना चाहता है। मैं तो प्रियंका जी को ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने आज जो सारी बातें बताई, क्या कभी इन बातों की चर्चा उन्होंने, जहां उनका राज है महाराष्ट्र, उनके भरोसे चल रहा है ना महाराष्ट्र की सरकार, उस सरकार के साथ कभी उन्होंने इसकी चर्चा की क्या? क्योंकि अगर हम देखें तो जो बातें वो कह रही थी, सबसे ज्यादा उन बातों को महाराष्ट्र में पाया जाता है। आज महाराष्ट्र की अवस्था क्या है? देश में कोरोना की जितनी मौतें हुई है उसमें तकरीबन 48 से 40% मौतें अकेले महाराष्ट्र में हुई है। देश में कोरोना के पूरे जितने मामले, जितने केसेस हुई है, उसमें से करीबन 35 से 40% केसेस भी महाराष्ट्र में हुई है। और आज भी समूचे देश में कोरोना के जितने एक्टिव पेशेंट हैं उसमें से तकरीबन 35 से 37% पेशेंट्स ये महाराष्ट्र में है। और जब पिछली वेव में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कोरोना से प्रताड़ित था, तो फिर महाराष्ट्र ने इसकी तैयारी क्यों नहीं की? प्रियंका जी ने, राहुल जी ने, सोनिया जी ने, मनमोहन जी ने, जिन्होंने पिछले 4 दिनों में नैरेटिव तैयार करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की या पत्र लिखे,
मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये सारी सलाह उन्होंने महाराष्ट्र को क्यों नहीं दी? आप देखिए, टेस्टिंग की बात होती है, नवंबर में अगर हम मुंबई देखें तो मुंबई का टेस्टिंग 12,000 है एवरेज, दिसंबर में 14,000 है, जनवरी में 15,000 है, फरवरी में 15,000 है, और पिछले 7 दिनों में मुंबई का एवरेज टेस्टिंग ये मात्र 45,000 है और 18% रेट ऑफ इन्फेक्शन है। 18% रेट ऑफ इन्फेक्शन के साथ 2 करोड़ की आबादी वाली मुंबई में अगर मात्र 45,000 टेस्टिंग होता होगा तो मामले कौन छुपा रहा है? आज मुंबई में और महाराष्ट्र में जो यहां पर लैब्स है, उन लैब्स को कहा गया है कि एक सीमा के बाहर वो टेस्टिंग नहीं कर सकते। महाराष्ट्र जैसे अगड़े राज्य में 7 से 10 दिन कोरोना के रिपोर्ट आने के लिए लग रहे हैं। आज महाराष्ट्र में बेड्स उपलब्ध नहीं है, वेंटिलेटर्स उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजनेटेड बेड्स नहीं है। तो जो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रताड़ित था, जहां सोनिया जी की सरकार चलती है, प्रियंका जी की सरकार चलती है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं थी? और आज भी आप देखिए, आज भी महाराष्ट्र में कहीं पर भी सरकार का अस्तित्व जो है वो हमको नजर नहीं आता। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले ये सलाह प्रियंका जी ने महाराष्ट्र को देनी चाहिए थी, क्योंकि अगर महाराष्ट्र के आंकड़े ये देश के आंकड़ों से हटा दिए जाए तो ऐसा लगता है कि देश में कोरोना के मामले तो है लेकिन बहुत कम है। और जैसे ही महाराष्ट्र के आंकड़े उसमें ऐड हो जाते हैं तो फिर हमारी तुलना कुछ देशों के साथ शुरू हो जाती है। और इसलिए मुझे लगता है अपना फेलियर, अपनी सरकार का फेलियर, ये अगर अपने गिरेबान में झांककर प्रियंका जी इसके ऊपर विचार करती तो शायद इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस प्रकार का नकारात्मक नैरेटिव देश के लिए वो तैयार नहीं करती। क्या परिस्थिति है छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में भी उनका राज है ना। छत्तीसगढ़ में मोर्टेलिटी रेट 7 दिन में 3 टाइम्स बढ़ा है। मैं कोई आंकड़ों की जद्दोजहद नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो नकारात्मक नैरेटिव तैयार करके मानव सारा का सारा केंद्र सरकार करती है, ये बताने का प्रयास और अपनी असफलताओं को छुपाने का प्रयास जो होता है, लोगों को ऐसे कोरोना के समय इतनी ऊंची राजनीति ये पसंद नहीं आती। आईएसआई से बात कर सकती है। दुबई में इनका वार्तालाप चल रहा है आईएसआई के साथ। विपक्ष के नेताओं से बात नहीं कर सकती? जब विपक्ष के नेता सिर्फ कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दे रहे हैं। आज मैं नहीं समझती कि एक भी ऐसा विपक्ष का नेता है जो कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव तरह से इनको सुझाव नहीं दे रहा। और सब कह रहे हैं, सब राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं हम साथ हैं आपके, हम सरकार के साथ हैं, हम देश के साथ हैं, हम मदद करना चाहते हैं, ये इस महामारी का सामना हमें इकट्ठे करना है। तो ये डेमोक्रेसी आपने कहा, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में चर्चा से ही काम आगे बढ़ता है। लोकतंत्र में कभी कभी आलोचना भी सुननी पड़ती है, और खास तौर से ऐसे मौके पर जब पूरा देश इस इतनी बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा है। ऐसे मौके पर ये तू मैं किसी को शोभा नहीं देता, किसी को। तो जब विपक्ष के नेता आपको सुझाव दे रहे हैं तो इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसी चीजें जो आपने की नहीं। जैसे मैं भी कह रही हूं, मैं किस लिए इतनी उत्तेजित कह रही हूं, क्योंकि जिन परिस्थितियों को हम देख रहे हैं, जो हो रहा है हमारे सामने, हम सबके साथ इस महामारी ने किसी को नहीं छोड़ा है, सब हम देख रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में नाराजगी तो होगी ना, क्यों नहीं किया? आपके पास समय था। पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी इस देश के 10 सालों के लिए प्रधानमंत्री रहे। पूरा देश जानता है कि कितने डिग्निफाइड इंसान हैं और कितनी उनको सरकार चलाना आता है और एक विजनरी है। अगर वो आपको सुझाव दे रहे हैं इस समय, जबकि देश इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहा है, इतना बड़ा संकट है हमारे सामने, अगर वो सुझाव दे रहे हैं तो उस सुझाव को उसी डिग्निटी के साथ, उसी ग्रेस के साथ लीजिए जिस तरह से उसको वो सुझाव दिया जा रहा है। रेमडेसिविर ये पेटेंटेड ड्रग है और विदेशी कंपनी के पेटेंट के आधार पर यहां पर
कुछ लोगों को उसका लाइसेंस मिला था और इसलिए यहां पर मैक्सिमम एक्सपोर्ट के यूनिट्स थे। हम लोग उसके मैन्युफैक्चरर थे, हम कंज्यूमर नहीं थे उसके, हम उसको एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन जैसे ही सरकार के ध्यान में आया कि हमको रेमडेसिविर की आवश्यकता है, तो सरकार ने तुरंत क्लॉज इन्वोक किया, एक्सपोर्ट बैन किया और देश में एडिशनल लाइसेंसेस दिए। और आप 11 लाख रेमडेसिविर की बात करते हैं कि वे रेमडेसिविर एक्सपोर्ट हुए। देश के अंदर 7 दिनों में हमने 1.5 लाख से 3 लाख रेमडेसिविर प्रतिदिन, इतनी क्षमता को बढ़ाया। भारत सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 3 लाख रेमडेसिविर प्रतिदिन का प्रोडक्शन हमने शुरू किया है और यह अभूतपूर्व है। और ये भारत ने हिम्मत दिखाई है कि एक पेटेंटेड ड्रग को भी भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब हमारे यहां पैंडेमिक है, हम पैंडेमिक एक्ट इन्वोक करते हैं और इसके जो मैन्युफैक्चरर्स है उसको लोन लाइसेंसेस देकर हम इसको बढ़ाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये 11 लाख एक्सपोर्ट हुए, ये बोलने की जगह अब हर दिन 3 लाख तैयार हो रहे हैं। इसकी ओर अगर ज्यादा ध्यान दिया होता और अगर ये समझ लिया होता कि रेमडेसिविर हमारे यहां एक्सपोर्ट के लिए ही मेजर बनता था, तो शायद इस प्रकार का आरोप नहीं जड़ा जाता। ऑक्सीजन का मुद्दा है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हम लोग बना रहे, कोई भी राज्यों को किल्लत होगी, केंद्र सरकार का ध्यान है। देखिए, कुल मिलाकर अगर ऑक्सीजन की परिस्थिति हम लोग देखें तो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने हमारी क्षमता को 110% तक बढ़ाया है ऑक्सीजन की, और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को बड़े पैमाने पर रोककर उसको राज्यों को देने की कोशिश की है। और इतना ही नहीं, तो अगर आप देखें तो महाराष्ट्र जैसा जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य यहां पर है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन केंद्र सरकार ने अलग अलग राज्यों से उसको अलॉट करवाया है। उसके बाद आप देखेंगे तो दिल्ली जैसे राज्यों को भी बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन मिल रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात, भारत की इस स्ट्रेंथ को प्रियंका जी क्यों नहीं देखती? मात्र 7 दिनों में भारत ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस तैयार की। और आज आप विचार कीजिए, ऑक्सीजन का लॉजिस्टिक ये अगर हम ट्रेन के माध्यम से करें तो हमारा टर्नओवर टाइम आधा हो जाएगा, हमारी एफिशिएंसी 200 टाइम्स बढ़ेगी। ये भारत ने 7 दिन में करके दिखाया। मैं मोदी जी का और पीयूष गोयल जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। और अब ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस एक ऐसा लॉजिस्टिक्स हमारे लिए एक टूल तैयार हुआ है कि जिसके कारण हम बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन को देश के सारे भागों में ले जा सकते हैं। लेकिन मैं प्रियंका जी को पूछना चाहता हूं, आज इतने राज्यों में उनकी सरकार है, क्या किसी ने प्रयास किया? क्या किसी ने उनके राज्यों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगे, ऐसा प्रयास किया? मैं महाराष्ट्र की बात आपको बताना चाहता हूं। देखिए, पैंडेमिक में पिछली वेव में महाराष्ट्र में यह ध्यान में आया था कि ऑक्सीजन की कमी पड़ती है। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की बजट में पैसा हम आवंटित कर रहे हैं, लेकिन कोई पैसा दिया नहीं। आज कहीं पर भी मेडिकल कॉलेजेस में या किसी भी प्रकार के कोई जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं है, कहीं पर भी इसकी व्यवस्था नहीं हुई है। मैं इतना नहीं, मैं तो ये भी आगे बढ़कर कहना चाहता हूं कि इतने बड़े वेव के बाद क्या हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी की है? महाराष्ट्र में नहीं की। केंद्र सरकार ने देखिए 2014 से लगातार देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी की है। 2014-15 में देश में मात्र 381 मेडिकल कॉलेज थे, आज 565 मेडिकल कॉलेज है। तकरीबन 50% की बढ़ोतरी हम लोगों ने की है। अंडर ग्रेजुएट सीट्स में 57% की बढ़ोतरी हुई है, पोस्ट ग्रेजुएट सीट में 69% की बढ़ोतरी हुई है। आज 15 एम्स काम कर रहे हैं। आज भी चुनाव प्रचार में व्यस्त है, स्टेज पे जाकर हंस रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि हमारी मदद करिए, कहीं ना कहीं से हमें दवाइयां दिलवाइए, ऑक्सीजन दिलवाइए, बेड दिलवाइए। और आप बड़ी बड़ी रैलियों में जाकर हंस रहे हैं। हंस कैसे सकते हैं?
कोई जाके चुनावी रैलियों में टेस्ट करा रहा है? कोई चेक कर रहा है कि इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है, 40,000 लोग, 30,000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आपने अभी तक नहीं किया, अब तो करिए, अब तो रोकिए। जब ये संक्रमण इतना बढ़ गया है, आप यूपी के आंकड़े देखिए, 4 तारीख या 5 तारीख से 16 तारीख तक 7 गुना संक्रमण बढ़े हैं। तो इसी तरह से पूरे देश में बढ़ रहे हैं, और जब इतना बढ़ रहा है तब तो रुक जाइए ना। If our institutions are functioning properly and our institutions are being listened to by the government, then our institutions have the capacity to guide us in the right direction. What the government has done is they have shut down all the institutions. So you can clearly see when you're reading the press that they're lying. That the COVID spike began much earlier than when the press reports it. Everybody is in this sort of, is being forced to live, all institutions are being forced to live a lie. And in that lie, you cannot fight COVID.